भारत में हिरासत में होने वाली मौतें पुलिस या न्यायिक हिरासत में व्यक्तियों की मृत्यु को संदर्भित करती हैं, जिन्हें अक्सर यातना, अत्यधिक बल प्रयोग, चिकित्सकीय लापरवाही या आत्महत्या के कारण माना जाता है। ये घटनाएं कानून प्रवर्तन में व्यवस्थागत समस्याओं को उजागर करती हैं, जिनमें जवाबदेही की कमी और मानवाधिकारों का उल्लंघन शामिल है। यह घटना 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही दर्ज की गई है और इसकी शुरुआती रिपोर्टें 1950 के दशक में उत्तर औपनिवेशिक पुलिसिंग चुनौतियों के बीच सामने आईं। आंकड़े मुख्य रूप से सरकारी रिपोर्टों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और एमनेस्टी इंटरनेशनल तथा ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे स्वतंत्र अध्ययनों से प्राप्त होते हैं। सीमित निगरानी के कारण हिरासत में हुई मौतों की रिपोर्ट कम दर्ज की जाती थी। 1950 के दशक में औपनिवेशिक काल की पुलिस कार्यप्रणाली से जुड़े पहले उल्लेखनीय मामले सामने आए। उदाहरण के लिए 1950 के दशक में कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत जैसे क्षेत्रों में सांप्रदायिक दंगों और उग्रवाद के दौरान यातना के आरोप लगे। 1970 के दशक में आपातकालीन शासन 1975 से 1977 के दौरान मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने के मामलों में वृद्धि देखी गई और अनुमान है कि पुलिस की बर्बरता से सैकड़ों मौतें हुईं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पूर्वव्यापी विश्लेषणों पर आधारित। पंजाब, कश्मीर और नक्सली इलाकों में बढ़ते उग्रवाद के साथ इसकी दृश्यता बढ़ी है। पंजाब पुलिस की मुठभेड़ हत्याओं, मुठभेड़ के रूप में प्रच्छन्न न्यायतर हत्याएं के कारण हजारों मौतें हुईं। 1993 की NHRC रिपोर्ट में 1980 के दशक के अंत तक हर साल 1000 से ज्यादा हिरासत में मौतें होने का उल्लेख किया गया था। उल्लेखनीय मामला 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद की घटनाएं, जहां पुलिस हिरासत में हुई मौतों को सांप्रदायिक हिंसा से जोड़ा गया था। NHRC के आंकड़े रिपोर्ट की गई संख्या में गिरावट दिखाते हैं, लेकिन समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। 2001 से 2022 तक 1700 से ज्यादा हिरासत में मौतें दर्ज की गईं, यानी औसतन 70 से 100 प्रति वर्ष। हाल ही में विरोध प्रदर्शनों जैसे 2020 के दिल्ली दंगे और आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान मौतों में तेजी देखी गई। तो हम एक बड़े मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका जिक्र जिया मोडी की किताब में है। उस मामले का नाम है नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य। नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य 1993 एक ऐतिहासिक मामला है जिसने भारत में हिरासत में होने वाली मौतों के कानूनी दृष्टिकोण को प्रभावित किया। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन का अधिकार सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, जिनमें दोषी, विचाराधीन कैदी और हिरासत में बंद कैदी शामिल हैं, और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा इससे वंचित नहीं किया जा सकता। इसने हिरासत में जीवन के अधिकार के उल्लंघन के लिए राज्य को उत्तरदायी ठहराकर एक महत्वपूर्ण मिसाल भी कायम की और ऐसे संवैधानिक उल्लंघनों के लिए मुआवजा को एक वैध उपाय बना दिया। नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य मामले ने भारत में हिरासत में होने वाली मौतों और राज्य के दायित्व से संबंधित न्यायशास्त्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। वर्तमान मामले में 1987 में 22 वर्षीय सुमन बेहरा को चोरी की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। उसे जेरायकेला पुलिस चौकी में हिरासत में रखा गया था। शव की प्राप्ति अगले दिन सुमन बेहरा पुलिस चौकी के पास रेलवे ट्रैक पर मृत पाया गया। उसे पुलिस हिरासत से रिहा नहीं किया गया था। उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे, जिन्हें उसकी मृत्यु का कारण माना गया। सुमन बेहरा की मां श्रीमती नीलावती बेहरा ने सर्वोच्च न्यायालय को एक पत्र भेजकर आरोप लगाया कि उनके बेटे की मृत्यु पुलिस द्वारा दी गई चोटों के कारण पुलिस हिरासत में हुई थी। प्रतिवादियों ने दावा किया कि सुमन बेहरा 2 दिसंबर 1987 को सुबह लगभग 3 बजे हिरासत से भाग गया था और एक गुजरती ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई थी। हालांकि इस दावे के समर्थन में कोई विश्वसनीय स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि बेहरा के कथित भागने के बाद उसकी तलाश के लिए कोई खोजी प्रयास किए गए थे। पत्र को रिट याचिका के रूप में प्रस्तुत किया गया।
पत्र को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका के रूप में माना गया और सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की। याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुमन बेहरा के जीवन के मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए मुआवजे की मांग की। साक्ष्य का भार प्रतिवादियों पर यह स्पष्ट करने का था कि पुलिस हिरासत में रहते हुए सुमन बेहरा को कैसे चोटें आईं जिनसे उसकी मृत्यु हो गई। नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य मामले में उठाया गया मुद्दा। इस मामले में मुख्य प्रश्न यह था कि क्या भारत में संवैधानिक न्यायालय अनुच्छेद 32 और 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए विशेष रूप से संप्रभु प्रतिरक्षा की अवधारणा के आलोक में मौद्रिक मुआवजा दे सकते हैं। नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य का निर्णय और प्रभाव। नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य अब मौलिक और बुनियादी मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक कानून में दायित्व से बच नहीं सकता। जब संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन होता है, खासकर हिरासत में मृत्यु के मामलों में, तो राज्य मुआवजा देने के लिए बाध्य होता है। वर्तमान मामले में मुआवजा देने के लिए उड़ीसा राज्य का दायित्व निर्विवाद था। न्यायालय ने सार्वजनिक कानून दायित्व और निजी कानून दायित्व के बीच अंतर स्पष्ट किया। सार्वजनिक कानून में मुआवजा संवैधानिक और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए एक उपाय के रूप में कार्य करता है, खासकर जब राज्य के एजेंटों द्वारा किया जाता है, जबकि निजी कानून में मुआवजा अपकृत्यों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इस निर्णय में हिरासत में यातना और मृत्यु को मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन माना गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि हिरासत में लिए गए लोगों की सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य है और ऐसा न करने पर दायित्व बनता है। न्यायालय ने उड़ीसा राज्य को अपीलकर्ता को 1,50,000 रुपये और सर्वोच्च न्यायालय की विधिक सहायता समिति को 10,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। इस मामले में दिए गए मुआवजे को एक संवैधानिक उपाय माना गया जो मौलिक अधिकारों की रक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अनुच्छेद 32 न केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की पुष्टि करता है, बल्कि जीवन के अधिकार के उल्लंघन के लिए मुआवजा सहित प्रभावी उपाय प्रदान करने का एक साधन भी प्रदान करता है। न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि राज्य का यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि किसी व्यक्ति के जीवन के अधिकार का उल्लंघन तब तक न हो जब तक वह उसकी हिरासत में है, सिवाय वैध परिस्थितियों के। हिरासत के मामलों में, जहां अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, राज्य उल्लंघन को स्वीकार करके और पीड़ित को दीवानी या आपराधिक कार्यवाही में डालकर जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। न्यायालय ने माना कि ऐसे उल्लंघनों के निवारण के लिए मुआवजे सहित सार्वजनिक कानूनी उपाय प्रदान किए जाने चाहिए, जिससे नागरिक के जीवन के अप्रतिरोध्य अधिकार को बरकरार रखा जा सके।